अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल यूनानी केयर। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए आपके सामने आए हुए हैं। एक्चुअली में जब शुरुआत होती है लोग पीजी के प्रिपरेशन के लिए, तो बहुत सारी सवालात उनके जहन में होते हैं। उन्हीं तमाम मसलों का हल लेके हम आपके सामने आए हुए हैं। तो इस जो है टॉपिक का टाइटल भी हमने इसीलिए रखा है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर AIPGT। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए जो AIPGT की तैयारी करना चाहते हैं, AIPGT में अपीयर होना चाहते हैं, तो उनके उन तमाम सवालातों के जवाब आपको इस स्लाइड में मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो सबसे पहली जो लोगों की परेशानी होती है, पहला सवाल जो सबसे पहले जहन में आता है, सबसे ज़्यादा कशमकश में जो पड़े रहते हैं बच्चे, वो ये रहता है कि कोचिंग करें हम या सेल्फ स्टडी करें। सबसे पहला बहुत सारे लोगों के क्वेरीज़ भी आते हैं कि हम कोचिंग करें कि ना करें, सेल्फ स्टडी करें। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी आपको, ठीक है, कि आप कौन सा तरीक़ा अख्तियार करते हैं पढ़ने के लिए, आपको प्रेफर क्या करते हैं, सेल्फ स्टडी आपके लिए ज़्यादा वो है या कोचिंग का आपको सहारा की ज़रूरत है। कोचिंग देखो, कोचिंग का मतलब ये होता है कोई डायरेक्शन आपको देने वाला हो, कोई गाइड करने वाला हो, ठीक है, प्रॉपर वे में कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। अल्टीमेट प्रिपरेशन आप ही को करना है, स्टडी तो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है, सेल्फ स्टडी तो आपको करना ही करना है। बट अब कोचिंग की ज़रूरत है कि नहीं, ये आप असेसमेंट करेंगे। ठीक है, अगर आपने यूजी में अच्छे से प्रॉपरली क्लासेस वगैरह लिए हुए हैं, आपके डाउट्स क्लियर हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोचिंग की, क्योंकि अब आप सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करें जो एग्ज़ाम के AIPGT के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उन टॉपिक को कंसाइज करें और अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग उस पर फोकस करें और उसको मैनेज करें। बट लेकिन अगर आप जो है आपको कोई डाउट है, सब्जेक्ट्स बहुत सारे वो हैं और आपने प्रॉपरली क्लास, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो यूजी में क्लास नहीं कर पाते प्रॉपर रेगुलर, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि उनके लिए नई होती है, तो सेल्फ स्टडी करने में थोड़ा उनके लिए दुशारी पैदा होती है। ठीक है, स्पेशली यूनानी के सब्जेक्ट्स में, मॉडर्न सब्जेक्ट्स लोग पढ़ भी लेते हैं, लेकिन यूनानी के सब्जेक्ट्स में उनको परेशानियाँ होती हैं। इसी तरीके से जो प्रीति वगैरह के होते हैं, उनको मॉडर्न के सब्जेक्ट में दुश्वारी होती है। तो फिर ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो कोचिंग का सहारा लेते हैं। उसमें ये है कि अब कोचिंग में ये है कि एक कोचिंग का अपना एक शेड्यूल्स होता है, ठीक है, अपना उनका एक सिलेबस होता है, उनका अपना एक जो है डिज़ाइन सब वो होते हैं, उनके अपने स्टडी मटेरियल्स होते हैं, उस एतबार से वो आपको प्रिपरेशन कराते हैं। तो आपको एक कोचिंग के डायरेक्शन में सारा काम करना पड़ेगा। बट जो सेल्फ स्टडी होती है, अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो सेल्फ स्टडी में आपको सिर्फ टाइम मैनेज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप अपने पढ़ाई पे दे सकते हैं। क्योंकि आप कोई भी टॉपिक है, सपोज दैट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सिर्फ आपको उसको पढ़ना है, याद करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोचिंग में वो चीज़ पढ़ाई जाएगी तो वो चीज़ें ये पढ़ाई जाएंगी कि पूरे बच्चों को समझ में आ जाए, इस तरह से फोकस किया जाएगा। तो जो चीज़ें आप कोचिंग में 1 घंटे में पढ़ते हैं, अगर वो चीज़ आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो 10 से 15 मिनट के अंदर आप पढ़ सकते हैं। तो इससे आपका टाइम अच्छा खासा बच जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, बहुत ज़्यादा आपके डाउट्स नहीं हैं या थोड़े मोड़े डाउट्स हैं, तो आप अपने टीचर से, अपने कलीग से, अपने सीनियर से कंसल्ट करके अगर उसको क्लियर कर लेते हैं तो आप प्रेफर करिए सेल्फ स्टडी को। और अगर आपको सब्जेक्ट्स में, बहुत सारे सब्जेक्ट में दुश्वारी है, परेशानी है, तो आपको फिर कोचिंग का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको खुद डिसाइड करना है, ठीक है, कि हमको कोचिंग करनी है या सेल्फ स्टडी करनी है। बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए हुए हैं यूजी में, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आप बिल्कुल भी कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए, आप कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें गेन कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरा होता है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन उठता है बहुत जहन में कि क्या टेस्ट सीरीज़ ज़रूरी होता है, AIPGT की तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज़ ज़रूरी है कि नहीं। तो यस, ऑफ कोर्स टेस्ट सीरीज़ ज़रूरी होता है। ज़रूरी इसलिए होता है कि आपको सिर्फ अपने आप से कंपटीशन नहीं करना है, या कोई क्वालिफाइंग एग्ज़ाम नहीं है कि आपको जो है 50% मार्क्स लानी है, आप पढ़ लेंगे, 50% मार्क्स आपके आ गए, आप पास हो जाएंगे। आपको ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन करना है, जिसमें आपके जो है कलीग्स होंगे, जिनसे आपको कम्पीट करके जो बेस्ट होते हैं उनकी रैंक बनती है टॉप की, और उन्हीं को सिलेक्ट किया जाता है। तो इसके लिए आपका सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है, यानी आपका प्रिपरेशन कैसा है, उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें हमको पढ़नी चाहिए, क्या नहीं पढ़नी है। क्योंकि आपके सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, अगर मॉडर्न यूनानी के मिला लिए जाएँ तो तकरीबन 24-25 सब्जेक्ट बन जाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस
कहीं से भी कोई वो पूछा जा सकता है, कोई फिक्स तो होता नहीं है कि सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप जब किसी टेस्ट सीरीज को चूज़ करते हैं, अच्छे टेस्ट सीरीज को, तो एक वो प्रॉपर डायरेक्शन में आपको लेके जाएंगे कि किन सब्जेक्ट्स पे फोकस ज़्यादा करनी है, क्योंकि क्वेश्चन उसी तरीके से वो पुटअप करेंगे कि उस सब्जेक्ट के किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है। भाई ऐसे एनाटमी है तो पूरी एनाटमी आपको कहाँ से पढ़ पाएंगे। इस वक्त जो है IPGT की प्रिपरेशन के वक्त आपको 6-7 महीने 8 महीने का वक्त होता है। तो ऐसे में आपको सिर्फ कौन से टॉपिक पे फोकस करनी है, ये सारी चीज़ें आप एक टेस्ट सीरीज़ के थ्रू जान सकते हैं। दूसरी बात ये होती है आपने जो पढ़ा है, अब वो पढ़ा है तो आपको याद कितना हुआ, आप उसको समझे कितने हैं, वो चीज़ें आपको जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो टेस्ट देने से आपको पता चल जाता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एग्ज़ाम प्रेशर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब बच्चे बहुत अच्छा पढ़ाई किए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको बहुत अच्छे से तैयार होती हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठते हैं, मेन एग्ज़ाम में, तो एक प्रेशर आता है। ठीक है, उस प्रेशर में कई सारी गलतियाँ कर लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ने में, क्वेश्चन को समझने में, जल्दबाजी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप रेगुलर अगर प्रैक्टिस करते हैं तो एग्ज़ाम के टाइम बिल्कुल आपको बिल्कुल टेस्ट की तरह डेली बेसिस पे, जैसे आप वीकली टेस्ट दे रहे हैं, उसी तरह आपका एग्ज़ाम भी लगेगा, कोई प्रेशर नहीं होगा। तो जो आपकी मेजर जो माइनर मिस्टेक होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और आपका एक कॉन्फिडेंट लेवल भी अच्छा होता है। जब आप टेस्ट देते हैं, असेसमेंट करेंगे, आप कोई सब्जेक्ट पढ़ा, उस सब्जेक्ट को तब अच्छे से पढ़ के आपने टेस्ट दिया, तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा। अगर उसमें मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको पता चलेगा कहाँ हमको और ज़रूरत है मेहनत करने की, किस टॉपिक पे फोकस करने की ज़रूरत है, किन गलतियाँ हमारी कौन सी हैं। ठीक है, उस हिसाब से आप जो है वो कर सकते हैं फोकस उस पर। ठीक है, तो इसीलिए टेस्ट सीरीज़ ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर करिए। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो, कोचिंग कर रहे हैं तो, इसलिए कि टेस्ट सीरीज़ से एक रेगुलरिटी भी बनी रहेगी, आपको एक टास्क मिलेगा। ठीक है, कि इतना हमको एक हफ्ते में सिलेबस इतना कंप्लीट करना है, तो अल्टीमेट टेस्ट के बहाने भी आप पढ़ लेंगे, उन टॉपिक्स को एक बार देख लेंगे, फिर आप टेस्ट देंगे। तो 2 घंटे जब आप टेस्ट दे देंगे तो एटलीस्ट उन 2 आवर्स में आप उस सब्जेक्ट को ज़रूर सोचेंगे। तो इससे जो है, जो एक बार टेस्ट में क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लिए रहेंगे, या जो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, वो आपको हमेशा याद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके फ़ायदे के लिए होता है, बहुत ज़रूरी भी होता है। इसलिए मैंने लिखा है द टेस्ट सीरीज़ एक्ट एज सेल्फ असेसमेंट। ठीक, टूल टू आपको गेस करने के लिए, अपने आप का असेसमेंट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, और आपका प्रिपरेशन ऑफ लेवल क्या है। दूसरा, बाय अटेंडिंग द रेगुलर टेस्ट यू कैन आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आप जब रेगुलर टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, या हमारा पॉजिटिव पॉइंट क्या है। तो जो आपका स्ट्रेंथ है उसको आप उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, जो वीकनेस पॉइंट है, जो वीक पॉइंट है या वीकनेस जो आपके अंदर है, उस पर आप फोकस करेंगे, या किस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रही है उस सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा दिस हेल्प यू फोकस ऑन एरिया दैट रिक्वायर मोर अटेंशन एंड डेवलप टारगेट स्टडी प्लान। ये टेस्ट आपको क्या करेगा, आपको फोकस करने का एक वो होता है, आप उस सब्जेक्ट को फोकस करेंगे, जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके बेनिफिट्स हैं। तो उसके लिए आप जो है, बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ हैं, किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप ये भी ज़रूरी है कि आप टेस्ट सीरीज़ जो भी ज्वाइन करें तो आप वो चीज़ देखें कि क्या वो टेस्ट सीरीज जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो AIPGT पैटर्न पे है कि नहीं है। ठीक है, और आपको जो मटेरियल्स दिया जा रहा, क्वेश्चंस जो उसके स्टैंडर्ड हैं, वो IPGT के स्टैंडर्ड के हैं कि नहीं है। आप ऐसा भी कोई टेस्ट सीरीज मत ज्वाइन कर लीजिए जिसमें बहुत आसान आसान क्वेश्चन लड़के पूरे पूरे करके आ रहे हैं, क्वेश्चन बहुत खुश हो रहे हैं, मेरा बहुत अच्छा रैंक आ रहा है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड होता है IPGT, उस स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन बना हुआ हो, गलतियाँ ना हो उस क्वेश्चन में उनके, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। और 120 क्वेश्चन हो, 2 आवर हो, बिल्कुल वही माहौल आपको प्रोवाइड किया जाए जो माहौल आपको IPGT के वक्त फेस करनी है। वही माहौल अगर जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, टॉपिक आपको दे रहे हैं एक अच्छे से, उसका असेसमेंट हो रहा है, आपको अच्छे से पढ़ रहे हैं, पढ़ के ऐसा भी नहीं कि एक साथ 15-20 टॉपिक, जब टॉपिक आप दे रहे हैं तो एक साथ 7-8 सब्जेक्ट, 7-8 टेस्ट, 2-2 चैप्टर उठा के, तो ये कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन को अल्टर्ड करेगा। ठीक है, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो, उसके कुछ टॉपिक्स हों, और इक्वल आपको वो दिया जाए वेटेज मॉडर्न और यूनानी का। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है फिक्स नहीं है कि आपके क्वेश्चन मॉडर्न से कितने आएंगे या यूनानी से। तो इसलिए ऐसा टेस्ट सीरीज़ हो जो इक्वल वेटेज दे मॉडर्न को, यूनानी को, 120 क्वेश्चन हो, 2 आवर्स के टेस्ट हों। ठीक है, इस तरह के आप टेस्ट सीरीज को प्रेफर करिए। और आई थिंक इसके लिए आप यूनानी केयर को भी वो कर सकते हैं, उनका पैटर्न 120 क्वेश्चंस का होता है, 2 आवर का होता है। ठीक है, और वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज रिवीजन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। और भी जो है टेस्ट सीरीज है उन सारी चीज़ों को देख के, लेकिन पैरामीटर आपका वही चेक करने का हो कि उसमें वो स्टैंडर्ड जो IPGT का है उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर अगला
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि दिक्कत ये होती है कि जब हम आईपीजीटी की तैयारी कर रहे होते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंटर्नशिप कर रहे होते हैं। ये पीरियड जो हमारा होता है वो इंटर्नशिप का पीरियड होता है, ठीक है। तो हमको ड्यूटी करनी होती है 8 से 2 अमूमन, ठीक है। चाहे वो एक्सटर्नल कर रहे हों मॉडर्न का या इंटरनल कर रहे हों, या बहुत से बच्चे जो होते हैं इंटर्नशिप कर चुके होते हैं तो वो प्रैक्टिस वगैरह में लगे रहते हैं, ठीक है। या बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल वगैरह ज्वाइन किए कर लेते हैं, क्योंकि इनकम का सोर्स भी मेंटेन करना होता है, ठीक है। क्योंकि हर कोई वो हो जाता है कि आप अब जो है डॉक्टर बन चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको ये करना ज़रूरी होता है, टाइम कैसे मैनेज करें, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप जो है अपनी स्टडी को जब आप टेस्ट प्रिपरेशन शुरू करें तो ये नहीं है कि आप उसको जब मन में आया थोड़ा सा पढ़ लिया, किसी दिन 4 घंटे, किसी दिन 10 घंटे, किसी दिन 2 घंटे, किसी दिन 12 घंटे, ऐसा नहीं। आप एक शेड्यूल प्रॉपर तैयार करिए, कंसिस्टेंसी उसमें होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए। आप 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर एज योर एबिलिटी एज और नीड्स जितना आपको है पढ़ने की, उस एतबार से एक टाइम टेबल प्रॉपर डिज़ाइन करिए और रेगुलर उस पर टाइम दीजिए। फोकस पर डे पढ़िए, आप ज़रूर पढ़िए, नागा नहीं होना चाहिए, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन होना चाहिए। तो आपका रिदम बनेगा, रिदम बनेगा तो आपका जो स्पीड है वो बूस्ट अप हो जाता है, ठीक है। जैसे आज में आप पढ़ना शुरू किया तो हो सकता हो किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब रेगुलर स्टडी करते रहते हैं तो आप उस फील्ड में उस वक्त 6 घंटा जो आपका टाइम ड्यूरेशन होता है टोटली आप स्टडी पे फोकस करना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम कम टाइम में ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप अपने आप को रेस्ट देना है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप ड्यूटी करके आए फिर ड्यूटी करने के बाद तुरंत जो है पढ़ना शुरू कर दिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने आप को रेस्ट भी दें, ठीक है। उसके अलावा जब आप कोई टॉपिक एक शेड्यूल बनाएं, ठीक है, शेड्यूल बनाने के बाद जब कोई सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर लें तो अपने आप को रिवार्ड दें, ठीक है, योर सेल्फ रिवार्ड। इससे ये होगा कि आपकी हौसला अफजाई होगी कि हाँ यार, या मैंने ये चीज़ कर लिया, बहुत अच्छा किया और मैंने ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, ठीक है, मेरा ये टारगेट था, देखो बहुत अच्छा। तो आपको एक खुशी महसूस होगी, ठीक है। जब आपको खुशी लगेगी तो फिर अगला टारगेट आपको अचीव करने में और आसानी हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जो है स्ट्रेस, तो एक्सरसाइज उसके लिए ज़रूरी है, कुछ ना कुछ जो भी एक्सरसाइज आप कर सकते हो, जैसा भी हो, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, एकदम बिंदास होकर पढ़ाई करिए। ऑलरेडी आप डॉक्टर बन ही चुके हैं, कोई टेंशन नहीं है, ये आईपीजी हो जाएगा। आप प्रेशर में मत रहिए कि हमको निकालना ही निकालना है, हर हाल में निकालना है, ये करना है, वो करना है, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए, ऑटोमेटिक प्रोसीजर, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो रूटीन, वो आपको मेंटेन होना चाहिए। और एक टारगेट हमेशा कि हमको इस वीक, जैसे आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए तो टेस्ट सीरीज का जो टॉपिक है वो गोल बनाइए कि इसको हमको इतने दिन में कंप्लीट कर लेना है, फिर नेक्स्ट डे आपको रिवाइज करके फिर टेस्ट देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और कोशिश करिए कि आप अपने वक्त से, वैसे बेहतर होता है कि आप जो है पढ़ाई सुबह करें, लेकिन इन सारी ज़रूरतों को देखते हुए अगर आपके पास 24 आवर अवेलेबल है तो आप फिर अच्छे वक्त को इस्तेमाल करिए, रात में सोइए, सुबह पढ़िए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि आप रात में हो सकता हो ड्यूटी करते हो तो आप अपने हिसाब को मैनेज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको ईज़ हो, आसान हो, तब आप पढ़िए, ठीक है। और एक्स्ट्रा चीज़ों से अपने आप को महफूज रखिए कि मोबाइल का यूज़ ज़रूरी है, करिए, लेकिन सिर्फ नेसेसरी चीज़ों को देखिए, फालतू की चीज़ों को नहीं, ठीक है। फिर अगला होता है अब सब्जेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है, कि हम किन किन सब्जेक्ट पे फोकस करें। तो देखिए ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि देयर इज़ नो फिक्स सब्जेक्ट वेटेज इन द आईपीजीटी। आईपीजीटी के अंदर कोई ऐसा फिक्स वेटेज नहीं दिया गया है कि एनाटॉमी से इतने क्वेश्चन लिए जाएंगे, उम्र तबैया से इतने क्वेश्चन लिए जाएंगे, मोलजा से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा कोई क्राइटेरिया, कोई पैरामीटर नहीं बनाया गया। तो इसलिए कोई जब फिक्स नहीं है तो आपसे कभी भी किसी भी सब्जेक्ट से कहीं से कितने भी अमाउंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अब प्रीवियस ईयर को अगर हम देखें मद्देनज़र रखते हुए तो कभी किसी सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछ लिया जाता है, कभी किसी सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछ लिया जाता है। तो आपको सारे सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज देना है, सारे सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं। लेकिन फिर भी अगर हम प्रीवियस ईयर जो आए हुए सब्जेक्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको जब देखा जाए तो ज़्यादातर क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से निकाले गए हैं, ज़्यादातर कहाँ से पूछे गए हैं, तो वो मैं आपके स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। जैसे मॉडर्न सब्जेक्ट की बात करें तो मॉडर्न में हमको एनाटॉमी, ठीक है, बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, एनाटॉमी के क्वेश्चंस आपको बगैर एनाटॉमी के पेपर नहीं बनता, बस यूँ समझ लीजिए। और ठीक ठाक क्वेश्चन उठाए जाते हैं, कभी 2-3, कभी 5-5 भी हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट 2-3 आप मान के चलिए एनाटॉमी से आपको क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। उसके अलावा फिजियोलॉजी में भी जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो आप
नीट की तैयारी वगैरह में पढ़े रहते हैं तो बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन क्वेश्चन उससे 1-2 क्वेश्चन ज़रूर उससे भी पूछे जाते हैं, बट उसमें बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर नीट की तैयारी की हुई है तो इट्स एनफ, और आपने यूजी में जो पढ़ा हुआ है। उसके अलावा पीएसएम बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पीएसएम प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खूब पूछे जाते हैं, कई सारे इसके उससे, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से देखना होता है पीएसएम को। उसके अलावा फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, पहले तो बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अब भी क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछे जाते हैं, फॉरेंसिक से भी और टॉक्सिकोलॉजी से भी, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को भी आपको बहुत ज़्यादा फोकस करके पढ़ना होता है। उसके अलावा सर्जरी, सर्जरी भी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हमेशा खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज भी पूछे जाते हैं सर्जरी से, जनरल सर्जरी और सिस्टमिक, ठीक है। जनरल सर्जरी दोनों में सबसे ज़्यादा जनरल सर्जरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिस्टमिक में आप बात करें तो जीआईटी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और यूरोजेनाइटल, ये 2 टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर्जरी के, इससे खूब क्वेश्चन उठाए जाते हैं, इसलिए आप सर्जरी पर भी फोकस करिए। और गायनोकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो ये जो मैंने आपको सब्जेक्ट शो किया है, इस पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, क्वेश्चन इससे ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं, बट कहीं से भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट को वेटेज कभी भी दिया जा सकता है, इसलिए आप सारे सब्जेक्ट को ज़रूर पढ़िए, ठीक है। किसी सब्जेक्ट को नेगलेक्ट करिए, लेकिन इन सब्जेक्ट को आप अच्छे से देखिए, ठीक। फिर हम बात करेंगे अगर यूनानी की। यूनानी सब्जेक्ट्स में हमारे जो है उमूर तवैया बहुत इंपॉर्टेंट है, अरकान मिजाज अखलाक आदार अरबाब, इन सब से मिला जुला के आपसे 4-5 क्वेश्चन बहुत आसानी से पूछे जाएंगे, मिनिमम से मिनिमम। उसके अलावा इल्मुल अमराज, इल्मुल अमराज एक्चुअली में जो आपके ओल्ड पैथोलॉजी का पोर्शन है, इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन जनरल आ जाते हैं, ठीक है। असबाब सित्ता गैर ज़रूरिया वगैरह भी इसी से सवाल बनते हैं, क्योंकि सुए मिजाज वगैरह और जो भी अलामात असबाब वगैरह से, ठीक है, और मर्ज सबब वगैरह, तो ये सब इंपॉर्टेंट थोड़े से टॉपिक हैं, इसलिए इसको फोकस करना ज़रूरी होता है। तो इल्मुल अमराज भी आप फोकस करिए। तारीख़ तिब आप जानते हैं, कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, बुक से किसी का राइटर वगैरह, उसके अलावा जो है इसमें जो है किसी तबीब की मकाम पैदाइश, जाए पैदाइश, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, तो तारीख़ तिब भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा अदबिया में, अदबिया आपको कुल्लियात अदबिया हो या अदबिया मुफरदा हो या मुरक्कबात हो, सारे इन तीनों से, कुल्लियात अदबिया से भी क्वेश्चन 2-3 1-2 मिनिमम आ जाते हैं, मुफरदा से भी 1-2 क्वेश्चन मिनिमम पूछ लिए जाते हैं, मुरक्कबात से भी कम ज़्यादा हो सकता है, बट क्वेश्चन इन सब्जेक्ट से ज़रूर पूछा जाएगा। इसके अलावा सैदला है, 1-2 क्वेश्चन सैदला से भी पूछे जाते हैं, तो आप इन जनरल टर्मिनोलॉजी इसके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रोसेस, तदबीर वगैरह। फिर अगला सब्जेक्ट आपका आईबीटी। आईबीटी पहले मौलूजात का पार्ट रहा करता था, अब आईबीटी एक कंसर्न सब्जेक्ट है, तो आईबीटी को फोकस किया जा रहा है, तो आईबीटी से भी आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज़रूर। उसके अलावा नब्ज़ बोल बरास बहुत इंपॉर्टेंट है, नब्ज़ बोल बरास से इससे भी सवाल पूछे जाते हैं, उसूल इलाज से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और मौलूजात एक इम्पॉर्टेंट बड़ा भारी भरकम सब्जेक्ट है, आप मौलूजात देखेंगे तो मौलूजात के अंदर अमूमन जितने भी ब्रांचेज़ हैं हमारे, उससे सवाल इधर उधर करके हमारे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मौलूजात का मतलब यहाँ पे आपने डर्मा को भी इंक्लूड कर लिया, अमराज़ जो आप नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अमराज़ एक अलग सब्जेक्ट है, तो उससे सवाल पूछे जाते हैं, तो हम वो मौलूजात ही समझ लीजिए, मौलूजात में आपको उसको पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपकी स्क्रीन पे है, आप इसको नोट डाउन करिए और इस पर फोकस करिए, ठीक है। फिर अब बात आती है कि अब हम इन सब सारी चीज़ों के लिए कौन से बुक को प्रेफर करें, ठीक है, कौन से बुक पे हम फोकस करें। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आपको रैंक लानी है अच्छी, ठीक है, तो उसके लिए आपको जो टेक्स्ट बुक है, हमारे जितने टेक्स्ट बुक हैं किसी भी सब्जेक्ट के, आप उसको ज़रूर पढ़िए, एक नज़र सरसरी नज़र ज़रूर देखिए, ठीक है। और उसके बाद रिवीजन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स होते हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन डेफिनेट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये है वेटेज दिया जा सकता है इसको, कि इन सब्जेक्ट्स को हम इन किताबों को फोकस करते हैं तो एबिलिटी निकल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको रैंक लानी हो अच्छी, ठीक है, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए और ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक जो है मैं हमेशा ये प्रीफर करता हूँ बच्चों से कि टेक्स्ट बुक आप वही पढ़िए जो आपने यूजी में पढ़ा है, क्योंकि आपने कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं, उस बुक से जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको रिकॉल करने में वक्त नहीं लगेगा और आपके लिए आसानी हो जाएगी। बाकी जो सपोर्टिव बुक है आपके, ये गाइड्स वगैरह जो इम्पोर्टेंट, वो आप जब पढ़ लेंगे रिवीजन के टाइम में तो आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर हम इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम के लिए जो लोग पूछते हैं कि क्या पढ़ लिया जाए, जिसके पास टाइम कम होता है, शॉर्टकट पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा वक्त देना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है
है आपके रोम्स, ठीक है, मॉडर्न के सारे सब्जेक्ट रोम्स के जो हमारे हैं, लेकिन अब रोम्स में आपको सारे नहीं पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में सब्जेक्ट हैं उसको पढ़ना है, क्योंकि रोम्स जो है वो नीट पीजी के लिए डिज़ाइन किया गया है, एफएमजी के लिए डिज़ाइन किया गया, लेकिन हमारे अतिब्बा इसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, क्योंकि इनकी आदत होती है टिप टाप करने की, तो क्वेश्चन यहीं से उठाए जाते हैं इधर उधर से। तो रोम्स एक अच्छा बुक है, ठीक ठाक है, सारी चीज़ें आपको काम भर की, ज़रूरत भर की बहुत अच्छे से दी हुई है, तो आप मॉडर्न सब्जेक्ट के लिए रोम्स कर सकते हैं। अगर आपको टाइम मिलता है तो कुछ और जो मॉडर्न सब्जेक्ट के लिए गाइड किताब देख सकते हैं, तो शार्प एक अच्छा बुक है सर्जरी के लिए और पीएसएम और फॉरेंसिक मेडिसिन के लिए। तो अगर आपको टाइम मिलता है तो इसके अलावा शार्प भी देख सकते हैं इन सब्जेक्ट के लिए, सर्जरी के लिए, पीएसएम के लिए, एफएमटी के लिए। गायनी के लिए आप रोम्स देखिए, और टाइम मिलता है तो पारस की आप गायनी पढ़ सकते हैं, अच्छा है, ठीक है, उससे क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। लैंग्वेज भी बहुत आसान रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट बुक है जो मॉडर्न के लिए आपको रोम्स पढ़नी है, आप रोम्स ज़रूर पढ़िए, मोस्टली सब्जेक्ट उसी से पढ़िए। सर्जरी वगैरह पीएसएम एफएमटी ये साथ से पढ़ लीजिए, और एफएमटी पीएसएम एक बार रोम्स में ज़रूर देख लीजिएगा। गायनी के लिए आप रोम्स पढ़ सकते हैं, उसके अलावा पारस है, साक्षी अरोड़ा भी देख सकते हैं, बट ये पारस वगैरह ज़्यादा वो है, ठीक है। तो ये आपके बुक्स हो गए, आप इस बुक्स को ज़रूर लीजिए, तैयारी कर रहे हैं अगर, आपको इसको रखना चाहिए अपने पास और इन बुक्स को ज़रूर करिए। फिर हम बात करेंगे यूनानी बुक। यूनानी में कौन से लेते हैं, तो यूनानी में हमको सबसे पहला जो हमारी समझ लीजिए बेसिक बुक समझ लीजिए, और इम्पॉर्टेंट बुक समझ लीजिए उसूल तिब है। आपको उसूल तिब आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, और उसूल तिब अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। इससे बेसिक क्वेश्चन जब भी बनेंगे, इसी उसूल तिब से ज़्यादातर क्वेश्चन बनाए जाएंगे। मोस्टली सब्जेक्ट्स इसमें कवर किए गए यूनानी के, इसलिए आपको उसूल तिब आपके पास होना चाहिए, और आपको उसूल तिब A to Z पढ़ा होना चाहिए। ऐसा भी नहीं उसमें कुछ छोड़ के पढ़ना है, आपको प्रॉपरली पूरा अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद है अदविया वगैरह के लिए आप जामिल अदविया ले सकते हैं, बेहतरीन है, कंसाइज बुक है, सारी चीज़ें आपको एक जा करके दी गई हैं, आप उससे रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलेगी, और इस जामिल अदविया को आप अपने पास रखिए, इससे पढ़िए। तारीख़ तिब के लिए मैंने आपसे बता ही दिया है कि तारीख़ तिब जो है और अखलाकियात, 2-3 क्वेश्चन इससे आते हैं, अशार कदीर साहब की है या और दीगर अतिब्बा की भी लिखी गई है, अच्छा सा है, इसको आपको देखना ही देखना है। और रहबर मौलयात, शरह असबाब, अगर आपको कोशिश ये करा करिए कि शरह असबाब को पढ़िए, पढ़ने के बाद जिस टॉपिक को पढ़ना है उस टॉपिक को पढ़ लीजिए पहले, फिर रहबर मौलयात में शॉर्ट नोट आपके बनाए गए हैं, उसको अच्छे से याद करिए। तो ये आपके इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, रहबर मौलयात, जामिल अदविया, तारीख़ तिब, उसूल तिब, ये आपके पास होना ही होना चाहिए। और उसके अलावा आपके पास रोम्स होना चाहिए मॉडल्स के लिए। उसके अलावा एक्स्ट्रा में अगर कुछ पढ़ना है तो शार्प की सर्जरी, पीएसएम और एफएमटी, गायनी आप पारस की रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके स्क्रीन पे दिया हुआ, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, नहीं है तो यूनानी केयर ऐप है, उस ऐप पे आपको फ्री मटेरियल है, वहाँ पे आप जाएंगे, फ्री में आपको ये सारी पीडीएफ अवेलेबल है, आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और, कि क्या प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं, जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या वो हेल्पफुल होते हैं। ऑफ कोर्स ये सिर्फ अपने आईपीजीटी का नहीं, दुनिया का कोई एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम के लिए हमको उसके प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। 2 चीज़ें उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है, एक तो आपको एक आइडिया मिलता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट कर दिए जाते हैं, कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए और आपसे डायरेक्ट पूछ लिए गए, और कोई भी पेपर आप उठा के देख लीजिए, उसमें आपको क्वेश्चन रिपीट ज़रूर मिलेंगे, चाहे वो 2-4 ही मिले, लेकिन ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर हेल्पफुल ही नहीं, ज़रूरी है, ठीक है। एक होता है कि हाँ फ़ायदेमंद है, पढ़ लें, फ़ायदेमंद ही नहीं, आप उसको ज़रूर करिए। और उसके लिए जो आपको मैं बता दूं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स कहाँ मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो प्रीवियस ईयर में आपका एक बुक आती है पॉइनियर के नाम से, ठीक है, जिसमें आपको नियम के क्वेश्चंस और डीयू, ठीक है, डीयू यूनिवर्सिटी जब करवाती थी एग्ज़ाम वो अपनी, ठीक है, करोल बाग वगैरह के लिए, तो उसके क्वेश्चन पॉइनियर में आपको प्रीवियस ईयर के सारे मिल जाएंगे। उसके अलावा एक बुक आती है प्रीमियर, प्रीमियर में आपको एमयू के जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं, जो एमयू अपना एग्ज़ाम जब अकेले कराती थी, तो वो सारे क्वेश्चन आपको प्रीमियर में मिल जाएंगे। उसके अलावा प्रीमियर एडवांस करके आया, जिसमें बाद की चीज़ें थी, जब ये पब्लिश हुई थी उसके बाद वाले जो एग्ज़ाम हुए एमयू और एनआईएम के, उनके पेपर आपको प्रीमियर एडवांस में मिल जाएंगे। उसके अलावा एआईपीजीटी 2017 से फिर एक कंबाइन एग्ज़ाम होने लगा एआईपीजीटी के नाम से, जो सिर्फ एक एग्ज़ाम होता है। तो एआईपीजीटी अब तक 2023 तक हो चुका है आपका, 2017 से। ये आपको यूनानी केयर के ऐप पे आराम से जाइए,
सलूशन के साथ आपको यूनानी केयर ऐप पे मिल जाएंगे। वहाँ फ्री मटेरियल में जाइएगा, आपको मिल जाएंगे। कैसे सर्च करना है आपकी स्क्रीन पे है, आप देख लेंगे। यूनानी केयर में आप जाएंगे, ये आपको फ्री मटेरियल है। फ्री मटेरियल पे आप जब क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर पेपर के ये आपके सामने शो हो रहा है, सारे क्वेश्चंस पेपर आपको शो हो रहे हैं आंसर के साथ। बाकी इसके अलावा इस ऐप पे आपको जो जितनी बुक मैंने अभी आपको बताई, सारी बुक आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी रेफरेंस बुक मिल जाएंगे, और उनके अपने टेस्ट सीरीज के कुछ प्रीवियस टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक उम्मीद करता हूँ तमाम AIPGT एस्पिरेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा और इससे आप इफ़ादा हासिल करेंगे। ठीक है, अगर आपको बातें अच्छी लगी हों, आपके फ़ायदे के लिए हों, तो आप इसको दूसरों तक भी पहुँचाएँ ताकि इससे दूसरे भी मुफीद हों। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लाइक करिए और दूसरों को फॉरवर्ड ज़रूर करिएगा ताकि AIPGT एस्पिरेंट के हर बच्चे को ये चीज़ पता चले। और स्पेशली आप UG के उन बच्चों को जो 4th ईयर में है, ठीक है, उनको ज़रूर 4th ईयर 3rd ईयर के बच्चे हैं, क्योंकि वो प्रिपरेशन आप शुरुआत अभी से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी जो AIPGT के इस वक्त तैयार कर रहे हैं इंटर्नशिप वाले, तो उनके लिए तो हेल्पफुल है ही है, उनके लिए भी हेल्पफुल है जो अभी UG में है, जिनकी प्लानिंग है AIPGT करने के लिए। बाकी अगर किसी को AIPGT से रिलेटेड किसी किस्म की कोई क्वेरी हो, बुक्स से ताल्लुक़, पढ़ने पढ़ाने से ताल्लुक़, ठीक है, या और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप नीचे स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है 8933020509 और 7376782002, इस नंबर पे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन पे आप कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं, तो आपको भरपूर जवाब देने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।